दोस्तों भारतीय इतिहास में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन से इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर लोग भूल भी जाते हैं कि उसमें कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो एग्जाम में फंसते हैं, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा ऐसी भी चीज़ें जो हमें ज़रूरत नहीं है उसको पढ़ने के लिए। तो देखिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मास्टर वीडियो आपके लिए लाया गया है जिसमें संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन को शामिल किया गया है, वन शॉट वीडियो। अगर आप जब भी एग्जाम में जा रहे हैं इस वीडियो को एक बार रिवीजन कर लेंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल निचोड़ है, एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ इस वीडियो में बनाया गया है। पॉइंट वाइज हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि 1857 की क्रांति से 1947 तक जो जो भी इंपॉर्टेंट घटना घटी है, क्या क्या हुआ था, सब कुछ एक बार में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सभी लोग वीडियो देखने से पहले एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो आरंभ है वो शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो अगर हम इसके बारे में आपको हम बताना चाहें, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो किस तरीके से हुई थी। देखिए इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी से हुई थी। कब हुई थी? 18वीं शताब्दी से। और भारत को स्वतंत्रता तो आप सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को मिला था। यह संघर्ष अचानक नहीं हुआ था, इसकी पृष्ठभूमि 18वीं शताब्दी से ईस्ट इंडिया के कंपनी के आगमन के साथ ही तैयार होने लगी थी। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें हम 18वीं शताब्दी में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आके अपना जो है राज्य स्थापित करने लग गई थी और कब्जा करने लगी। उसके बाद क्या हुआ था, इसके आगे जो घटना घटती है आपसे पूछा जाता है सन 1600 में क्या हुआ था। तो 1600 हम बात करें तो व्यापार से राजनीति तक का सफर, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो चुकी थी, कंपनी का आगमन हो चुका था। उसके बाद क्या होता है, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार दिया था। ठीक है, तो इन्होंने ही सारा जो बढ़ावा दिया था अंग्रेजों को, महारानी एलिजाबेथ ने। और कंपनी ने भारत में व्यापार के बहाने धीरे धीरे भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करके राजनीतिक सत्ता हासिल कर लिया। यानी क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आने के बाद इनकी मदद से, एलिजाबेथ की मदद से सारा कुछ उसमें राजनीति हुआ, व्यापार हुआ, सब पे कब्जा करना शुरू कर दिए थे। और जो घटना घटती है इसके बाद अगर बात करें, वो जो पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, क्यों हुआ था। देखो प्लासी के युद्ध का ऐतिहासिक अगर बात करें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें कि अगर बात करें सिराजुद्दौला का एक जो मतलब अगर सेनापति था, उसने धोखा दे दिया था मीर कासिम। ठीक है, चलिए अभी देखिए ये स्थान कहाँ है, प्लासी कहाँ है, ये बंगाल में। बंगाल के नवाब उसमें कौन थे? सिराजुद्दौला। ये प्रश्न पूछा जाता है। ब्रिटिश सेनापति कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। इनके बीच में युद्ध हुआ था। बंगाल समृद्धि और अंग्रेज की विशेष नज़र थी। यहाँ पे बंगाल की जो समृद्धि थी उस पर इनकी जो है विशेष नज़र थी। और अगर बात करें हुआ क्या था, विश्वासघात किसने किया था, तो विश्वासघात और परिणाम की बात करें तो मीर जाफर का विश्वासघात और अंग्रेजों की जीत। ठीक है, तो मीर कासिम जो था वो तो बक्सर के युद्ध में था। मीर जाफर जो था ये आपका क्या था, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का सेनापति था। मीर जाफर, इसने गद्दारी की थी, युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था और बंगाल की राजनीति में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिराजुद्दौला जो थे युद्ध हार गए थे, इसकी वजह से ये मीर जाफर ने गद्दारी की थी। पूछा जाता है कि किसने गद्दारी की थी प्लासी के युद्ध में। फिर देखिए जो है अगला जो आता है बक्सर का युद्ध। देखिए बक्सर के युद्ध में अगर हम बात करें, इसमें दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था किसको? अंग्रेजों को। इस युद्ध की बात करें तो इसमें अंग्रेज के सेनापति कौन थे? हेक्टर मुनरो का मुकाबला 3 भारतीय शक्ति से हुआ था। बात करें जैसे मीर कासिम जो था बंगाल का था, सिराजुद्दौला अवध का था और शाह आलम द्वितीय ये मुगल सम्राट था। इसमें अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई थी। ये 3 एक थे और एक तरफ हेक्टर मुनरो था। फिर भी जो है क्या हुआ था, हेक्टर मुनरो यानी कि अंग्रेजों की जीत हुई थी और इन्हें क्या मिला था? दीवानी का अधिकार, मतलब होता है राज्य से कर वसूलने का अधिकार, यानी जो भी किसान जो भी व्यापार करेंगे उससे कर लेने का इनको अधिकार प्राप्त हो गया था। बात करें अगला, इसके आगे क्या हुआ था, देखिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद संधि पूछा जाता है कब हुआ था, तो 1665 में इलाहाबाद संधि हुई थी। इसमें हुआ क्या था कि कंपनी को दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया था, जिससे अंग्रेजों की आर्थिक और राजनीतिक पकड़ पूरी तरीके से भारत में मजबूत हो चुकी थी। तो ये घटना घटी थी। इसके आगे क्या घटना हुआ था, इसके बाद अगर बात करें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण, देखो हम यहाँ पे एक चीज समझिए कि जो 1857 का जो महाविद्रोह है वो शुरुआत ही यहीं से हुआ था। यानी कि अगर बात करें राजनीतिक और आर्थिक कारण क्या थे, जो 1857 का जो प्रमुख विद्रोह का जो कारण था, यानी कि जो शुरुआत हुई थी पहले कैसे हुई थी कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति एवं आर्थिक शोषण। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी जो था
वो हड़प नीति से देसी रियासतें छीन रहा था, जैसे झांसी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ब्रिटिश नीति जो है भारतीय किसान, कारीगर और कुटीर उद्योग पूरी तरीके से तबाह हो गए थे इसकी हड़प नीति की वजह से। फिर हुआ क्या था, आगे एक घटना घटती है, इनफील्ड राइफल विवाद। देखो इसमें इसे तात्कालिक कारण में गिना जाता है, अगर पूछा जाता है 1857 का तात्कालिक कारण क्या है, तो ये जो होता है चर्बी वाले कारतूस, ये आपका पूछा जाता है परीक्षा में। पूछा जाता है कि एनफील्ड के कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी लगी होने के कारण बात सामने आती है, जिसे मुंह से काटना पड़ता था। इससे हिंदू मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत होती थी। इस वजह से ये विद्रोह जो है उग्र रूप ले लिया था। इसके आगे क्या घटना घटी थी, इसको समझिएगा। विद्रोह की शुरुआत एवं उसके प्रमुख नेता, ये पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें कि ये शुरुआत एवं प्रसार कैसे हुआ, तो 29 मार्च 10 मई को ये जो अगर बात करें मेरठ क्रांति शुरू हुआ था 1857 में। 29 मार्च 1857 में क्या हुआ था, बैरकपुर में मंगल पांडे ने बिगुल फूका, मतलब इन्होंने ही युद्ध की शुरुआत की थी एक तरीके से, ये कहा जाए 1857 में। तो 10 मई 1857 को क्या हुआ कि मेरठ से सैनिकों ने कूच करके दिल्ली पर अधिकार किया और बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट एवं नेता घोषित कर दिया था। ये सारी चीजें उस टाइम पे हुई थी। फिलहाल ये भी जो है सफल नहीं हुआ था, लेकिन इससे एक फायदा ये मिला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी बंद हो गई थी। उसके बाद उसका जो शासन है ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। इस युद्ध का एक ये परिणाम निकला था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंद हो गई थी। आगे देखिए इसके आगे क्या हुआ था घटना, अगर बात करें, देखिए मैं सीधे टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, यानी एग्जाम में जो पूछा जाता है सिर्फ वही पॉइंट कर रहा हूँ, बाकी पढ़ाने के लिए आ जाएंगे तो मतलब बहुत बड़ी स्टोरी है जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे। बहुत ज़्यादा उसमें जाएंगे तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। इसमें से केवल और केवल जो मेन घटनाएं हैं जो परीक्षा से इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं, जो अब तक आप जितने भी एग्जाम दिए हैं देखेंगे ये सारे पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। प्रमुख केंद्र एवं नायक की बात करें, देखो विद्रोह के समय पूछा जाता है कि प्रमुख केंद्र और उनके नायक कौन थे। जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो पूछा जाता है दिल्ली का उस समय नायक कौन था। ठीक है, दिल्ली के नायक पूछेगा तो यहां बहादुर शाह जफर, किसका नाम आता है, बहादुर शाह जफर जो है ये दिल्ली के थे। दिल्ली के जो नेता बनाए गए थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर के नाना साहेब एवं तात्या तोपे, लखनऊ के बेगम हजरत महल, दिल्ली के मतलब अगर बात करें, दिल्ली के बाद आता है बिहार। बिहार की बात करें तो यहाँ पे कुंवर सिंह और बरेली के खान बहादुर खान। तो मतलब आपको इतनी सारी चीज़ों को याद रखना है, कौन से स्थान पे कौन उसके नायक थे, कौन जनक थे, इन सभी के विषय में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, इसके आगे क्या घटना घटी थी। देखो यहाँ इसका परिणाम क्या हुआ था, अगर बात करें 1858 अधिनियम और कांग्रेस की स्थापना। देखो क्राउन का शासन और राजनीतिक चेतना, कंपनी का शासन अंत हुआ था, यानी जो ये घटना हुई थी 1857 में जो मंगल पांडे के द्वारा, तो उससे क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है समाप्त हुई थी और ब्रिटिश क्राउन का राज स्टार्ट हो गया था। जी हाँ, 1857 विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी यानी क्राउन के अधीन आ गया और वायसराय पद की शुरुआत भी यहीं से शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है कि वायसराय पद की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के समापन के बाद। फिर देखिए अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय कब से हुआ। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस की स्थापना वर्ष पूछा जाता है, तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय जो हुआ था ये बंबई में हुआ था। स्थान आपको पूछ सकता है, बंबई में हुआ था। संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम थे। प्रथम अध्यक्ष पूछेगा बिमोश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी का नाम आता है। अगर उद्देश्य बात करें, इस स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि अखिल भारतीय स्तर पर संवैधानिक अधिकारों की मांग। ठीक है, इसके आगे क्या घटना घटी थी इसके बारे में देखिए, नरम दल और दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, उस समय विचारधाराओं की बड़ी लड़ाई होती थी गरम दल और नरम दल में। कुछ लोग उसको शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते, कुछ लोग उसको लड़ाई करके यानी लड़ झगड़ के ही प्राप्त करना चाहते थे। इस तरह से विचारधारा की लड़ाई होती थी। नरम दल और दादा भाई नौरोजी, ये नरमपंथी विचारधारा की बात करें। देखो उदारवादी नरमपंथी नेता एवं कार्यशैली,
प्रमुख नेता जो है उदारवादी नरमपंथी में किसका नाम आता है? जैसे कि बात करें गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये संवैधानिक, वैधानिक और शांतिपूर्ण प्रार्थना पत्र के जरिए अधिकारों की मांग में विश्वास रखते थे। लेकिन दादा भाई नौरोजी, इनकी अगर हम बात करते हैं, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनको कहा जाता है द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनकी बात करें तो इन्होंने दिया था एक सिद्धांत, धन निष्कासन सिद्धांत, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और ड्रेन थ्योरी जिसे कहा जाता है, उन्होंने उजागर किया कि कैसे भारतीय संपत्ति को विभिन्न माध्यमों से लूटकर ब्रिटेन भेजा जा रहा है। इन्होंने ये चीज़ एक्सप्लोर किया, पूरा सबको दिखाया कि भाई देखो किस तरीके से भारत के पैसे को लूटकर ब्रिटिश बाहर ले जा रहे हैं। उन सारी चीज़ों को प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने ये थ्योरी दी थी, ड्रेन थ्योरी, जिसे धन निष्कासन सिद्धांत कहा गया। उसके आगे जो हुआ कि अगर बात करें जन आंदोलन का उदय हुआ 1905 और 1907 में। इसमें हुआ था कि बंगाल विभाजन एवं सूरत एक्ट, इसके बारे में जान लीजिए, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर 1905 में स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था, ये लॉर्ड कर्जन और बंगाल विभाजन का विरोध यहाँ से स्टार्ट हुआ था। देखो वायसराय उसमें था लॉर्ड कर्जन, इसने 1905 में फूट डालो और राज करो के तहत बंगाल का विभाजन किया। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना चाहिए। उसके बाद आगे जो होता है 1906 और 1907 में, मुस्लिम लीग जो है 1906 में आई, सूरत विभाजन 1907 में हुआ। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस यहाँ पे दो फाड़ हो गई थी, यानी नरम दल और गरम दल में दो पार्ट में बट गई थी। अगर बात करें जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए लाल बाल पाल, यानी लाल बाल पाल में जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इस तरीके से नाम जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। ठीक है, फिर इसके आगे होम रूल एवं गांधी जी का पदार्पण, यानी होम रूल आया। इसके बाद क्या आया? होम रूल आया। इसको समझिए, यहाँ पे क्या हुआ था 1915 1917 का युग, इसमें है स्वशासन की मांग रखी गई थी। कब? 1916 में। होम रूल लीग एवं लखनऊ समझौता में अगर बात करते हैं होम रूल आंदोलन की, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा स्वशासन हेतु इसको शुरुआत किया गया था, यह आंदोलन। और लखनऊ समझौता जो है 1916 में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग तथा नरम दल के बीच ऐतिहासिक कैसा समझौता हुआ था? नरम और गरम दल के बीच हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके आगे फिर बात करें, इसके आगे कहानी जाती है 1915 1917 में। इसमें हुआ था गांधी जी का भारत आगमन एवं चंपारण सत्याग्रह। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और इनके राजनीतिक गुरु पूछा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले। और 1917 में चंपारण यानी बिहार में पड़ता है, यहाँ 3 कठिया प्रणाली नील की खेती के विरुद्ध में गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह किया था। उसमें होता था ना कि आपको नील की 1/3 जो है नील की खेती करना पड़ेगा, उससे फसलों को काफ़ी नुकसान होता था। इसके विरोध में इन्होंने ये जो है पहला सत्याग्रह किया था और सफल भी रहा था। ठीक है, अगला है अहमदाबाद मिल मजदूर या खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। देखो 1918 में अहमदाबाद हड़ताल हुई। इसमें क्या हुआ था? अहमदाबाद मिल मजदूर विवाद में प्लेग बोनस की बात की गई थी। सूती कपड़ा मिल मजदूरों को क्या करना था? बोनस एवं वेतन विवाद में गांधी जी ने हस्तक्षेप किया और पहली बार भूख हड़ताल का अस्त्र अपनाया, जिससे मजदूरों को 35% वेतन वृद्धि मिली थी। तो ये भी आप इनका आंदोलन सफल रहा था, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके आगे कहानी कहाँ पहुँचती है? खेड़ा आंदोलन पे। फिर खेड़ा आंदोलन 1918 में पूछा जाता है कि किसान सत्याग्रह यानी लगान माफी जिसे कहा जाता है, खेड़ा किसान सत्याग्रह हुआ, खेड़ा आंदोलन। इसमें फसल नष्ट होने के बावजूद अंग्रेज सरकार जबरन लगान वसूल रही थी। गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने लगान न देने का सफल सत्याग्रह किया था। भाई खेती नहीं हो रही तो हम आपको लगान कहाँ से दे, इस पर सहमति बन गई थी यहाँ भी। उसके आगे जो कहानी पहुँचती है, इसके आगे फिर हुआ था एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, यानी कि दुखद घटना हुई थी, जो कि काला कानून और नरसंहार के रूप से जाना जाता है 1919 में। तो रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में जानते हैं। देखो काला कानून, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, इससे ये कहा गया रॉलेट एक्ट को। इसमें क्या होता था? अंग्रेजी सरकार को संदेह के आधार पे किसी भी भारतीय को अनिश्चित काल तक जेल में डालने का अधिकार दिया गया और भारतीय एवं गांधी जी ने इसे काला कानून कहकर कड़ा इसका विरोध किया। इसके आगे जो फिर जो कहानी बढ़ी थी 13 अप्रैल 1919 में,
13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ अमृतसर में। बैसाखी का दिन था। शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायल ने निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ये पूछा जाता है, जो कि अब तक हर परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। इसके बाद क्या हुआ, कहानी आगे बढ़ी और पहुंचा 1920 और 1922 में असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन का आह्वान किया गया और चौरी चौरा कांड भी हुआ। इसके बारे में प्रश्न पूछा गया। तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। अंग्रेजी शासन का पूर्ण असहयोग एवं बहिष्कार हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि गांधी जी के नेतृत्व में पहला देशव्यापी जन आंदोलन शुरू हुआ। सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत, विदेशी वस्त्र और अंग्रेजी पदवियों का व्यापक बहिष्कार किया गया। अंग्रेजी वस्तुओं का यूज न करने के लिए कहा गया था। फिर अगला जो हुआ, यहीं से फिर और कहानी में बदलाव हुआ, यानी चौरी चौरा कांड हो गया। मतलब क्या था कि हिंसा के कारण आंदोलन की वापसी ले ली गई। मतलब गांधी जी चाहते थे अहिंसा से सारी चीज़ों को कैप्चर किया जाए, अंग्रेजों को भगाया जाए, लेकिन यहाँ पे चौरी चौरा कांड हुआ। गोरखपुर के चौरी चौरा में उग्र भीड़ द्वारा थाने में आग लगा दी गई। पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई। गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत पर अडिग रहते हुए 1922 में आंदोलन को वापस ले लिया, जो ये असहयोग आंदोलन चला रहे थे। ठीक है, उसके आगे जो कहानी पहुंचती भैया, वो पूर्ण स्वराज का संकल्प 1927 और 1929 में। ये साइमन कमीशन और लाहौर अधिवेशन की बात यहाँ से होती है। देखो, साइमन कमीशन 1927 में आया और इसमें नारे लगे थे साइमन गो बैक का, और लाला लाजपत राय का यहाँ पे बलिदान भी देखने को मिलता है इस समय में। इसमें हुआ था कि कमीशन में कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण राष्ट्रव्यापी जो है विरोध हुआ। मतलब इनका जो कमीशन है, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए साइमन गो बैक का नारा भी लगा था। लाहौर में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में घायल होकर लाजपत राय जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। वो शहीद हो गए थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे और भी ज़्यादा चीज़ें एग्रेसिव हो गई। फिर यहाँ से आगे बढ़ा कहानी 1929 में लाहौर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। रावी नदी के तट पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया और 26 जनवरी 1930 को देश भर में प्रथम सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अगर पूछा गया पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 को। फिर उसके आगे कहानी पड़ती है सविनय अवज्ञा या दांडी मार्च। देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि नमक सत्याग्रह और गांधी इरविन समझौता यहाँ से होता है इस कहानी में, और यहाँ पे 1930 में दांडी मार्च होता है। साबरमती से दांडी नमक कानून तोड़ा गया। अगर यहाँ पे कहानी को और आगे ले चलें तो यहाँ पे हुआ कि 12 मार्च 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने 240 मील पद यात्रा करके दांडी में नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसके साथ ही देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट अगर कहानी आती है तो यहाँ पे गांधी इरविन समझौता हुआ। इसमें क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था और गांधी इरविन समझौता। इसमें क्या था 1931 में। अगर बात करें 1931 में, देखो 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ समझौते के बाद अंग्रेजों मतलब बात करें आंदोलन को स्थगित किया गया था। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी लंदन में शामिल हुए, किंतु स्वतंत्रता पर कोई सहमति नहीं बनी थी यहाँ पे। ठीक है, उसके आगे बढ़ा कहानी, उसके आगे बढ़ जाती है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942। यहाँ पे 1935 में आया एक्ट करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा। देखो 1935 का अधिनियम क्या कहता है, भारत शासन अधिनियम 1937 के चुनाव, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित सबसे विस्तृत कानून जिसने प्रांतीय स्वायत्तता दी। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों में लोकप्रिय सरकार बनाई थी। ठीक है, इसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, 8 अगस्त 1942 को यहाँ इसमें नारा दिया गया करो या मरो का। ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से गांधी ने ऐतिहासिक नारा दिया करो या मरो, डू और डाई का। और 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी शीर्ष नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। उसके बाद आते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, वो आते हैं 1943-1946 में। देखिए इन्होंने क्या किया, अगर इनके बारे में बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं कैबिनेट मिशन की स्थापना यहाँ से होती है। आज़ाद हिंद फौज INA ये सिंगापुर में स्थापना हुई थी। नेताजी 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की या आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया। नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो का नारा दिया। और अगर हम बात करें INA के मुकदमों ने क्रांति की लहर दौड़ा दी थी। ठीक है,
तो आईएनओ के मुकदमे ने यहाँ पे क्या किया था, क्रांति दौड़ा दी थी। और अगर बात करें यहाँ पे अगला जो पॉइंट है आपके सामने कि सत्ता हस्तांतरण की बात करें तो कैबिनेट मिशन एवं शाही नौसेना विद्रोह जिसे RIN कहा जाता है, अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया जिसने संविधान सभा की नींव रखी। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के ब्रिटिश हुकूमत को यह साफ कर दिया गया कि अब भारत पर राज करना असंभव है। ठीक है, फिर इसके आगे कहानी आती है माउंटबेटन योजना जिसे कहते हैं स्वतंत्रता एवं विभाजन 1947। यहाँ पे हुआ कि माउंटबेटन योजना 15 अगस्त 1947 में आई। यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन एवं सत्ता हस्तांतरण की योजना रखी। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित करके भारत और पाकिस्तान का मार्ग तय किया था। इसके आगे जो अगर बात करें तो इसमें जो अगला पॉइंट आता है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने 200 वर्षों की ब्रिटिश गुलामी से भारत को आज़ाद दिलाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, मतलब आज़ाद हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने हुए थे। तो ये सारी जो है यहाँ से हमारा जो है देश आज़ाद हुआ। तो ये सारी महत्वपूर्ण घटनाएं जो है यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, इसको भी आप लोग जैसे एक वन टाइम रिवीजन करना हो, क्विक रिवीजन करना हो तो ऐसे याद रख सकते हो कि प्रमुख युद्ध एवं उनके वर्ष, जैसे प्लासी का बक्सर और 1857 के महानायक। तो प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच 1757 में। 1764 में बक्सर का हुआ मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच। यहाँ पे अगर बात करें 1857 में तो दिल्ली में बहादुर शाह, झांसी में लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहेब, बिहार में कुंवर सिंह, ये सभी जो थे अलग अलग जगह के महानायक हुए थे। अगर बात करें कांग्रेस विभाजन और आरंभिक सत्याग्रह की तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई A.O. ह्यूम के द्वारा, अध्यक्ष थी W.C. बनर्जी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ करजन के शासनकाल में। 1907 में सूरत विभाजन हुआ लाल बाल पाल में, मतलब आप लोग जानते हैं नरंगल और गरम दल के बारे में। गांधी जी आए 1917 में, चंपारण आंदोलन किया नील सत्याग्रह से, और 1918 में खेड़ा आया और 1918 में अहमदाबाद मील आंदोलन। ठीक है, तो ये सभी आप लोग को क्विक रिवीजन के तौर पे ज़रूर से याद कर लेना चाहिए। रॉलेट एक्ट कब आया था 1919 में, और 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हुआ। 1920-1922 में असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद वापस हुआ। 1929 में लाहौर पूर्ण स्वराज की मांग हुई। 1930 में दांडी मार्च, काला कानून जो है तोड़ा गया। और भारत छोड़ो INA और 15 अगस्त 1947 की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 करो मरो का नारा दिया गया, और 1943 में आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई थी, और फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्णतः स्वतंत्र हुआ था। तो ये थी पूरी स्टोरी आप सभी के लिए कंप्लीट जो है वन टाइम में पूरा आपको 1857 का जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वीडियो में कवर करा दिए गए हैं। आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ये सारे पॉइंट आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो किस तरह से लगा है, उसमें आपको और क्या चाहिए, अगला कौन सा टॉपिक चाहिए, इसके बारे में आप सभी कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारी जो है डिटेल क्लासेस चल रही हैं हमारे ऐप पे, जिनको हमारे ऐप से जुड़ना है तो ऐप का नाम आप सबको पता ही है, MS SSC नोट्स, ये हमारे ऐप का नाम है। इस ऐप में आपको कंप्लीट TGT PGT BPSC TRE ऑल वनडे एग्जाम की सभी तैयारी मिल जाएगी। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप सभी 83 82 91 23 62 ये हमारा व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर है, इस पर आप सभी संपर्क करके हमारे क्लोज और नोट्स वगैरह भी ले सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।